वेलकम टू एफएस यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आज हमने जो टॉपिक पढ़ना है बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर में 12 मरतबा पूछने वाला लॉन्ग क्वेश्चन है। इसमें हमने डेरिवेशन भी करनी है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होता है कि इसको एक्सप्लेन करेंगे, इसकी डेरिवेशन, इसकी डायग्राम, हर चीज़ हम देखेंगे। बच्चे, इससे पहले थोड़ा सा ये समझ लें कि हमारे पास जो है वो फोर्स क्या काम करती है। बच्चे, जो फोर्स लगती है ना बॉडी पे, वो एक्सेलरेशन पैदा करती है। अगर एक्सेलरेशन पैदा होगा तो बच्चों मोमेंटम में चेंज आएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि फोर्स असल में मोमेंटम में चेंज लेके आती है। अगर फोर्स नहीं लगेगी, एक्सेलरेशन पैदा नहीं होगा, वेलोसिटी में चेंज नहीं आएगा, तो मोमेंटम में भी चेंज नहीं आएगा। तो इसी चीज से हमने डिस्कशन स्टार्ट करनी है। सबसे पहले बच्चों हम लोगों ने यहाँ पे जो हेडिंग लिखी है ना, वो पढ़ते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। बच्चे, हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है? फर्ज करें ये मैं डायग्राम बनाइए, इसको देख लेते हैं। ये दो बॉल जा रही हैं। एक बॉल का, पहली बॉल इसका मैस m1, इसकी वेलोसिटी v1। बॉल 2 का मैस m2, इसकी वेलोसिटी v2। अच्छा, जाते जाते ये स्ट्राइक किए करने के बाद ये फिर मूव कर रही है सेम डायरेक्शन में। अब कुछ मोमेंटम टकराने से पहले है, कुछ मोमेंटम टकराने के बाद में भी आ रहा है। अगर हम देखें इसका जो टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन और इसका टोटल मोमेंटम जो आफ्टर कोलिजन देखें, तो बच्चे दोनों ही इक्वल आएगा। कब? जब ये सिस्टम आइसोलेटेड होगा। अब सवाल ये कि आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है, वो भी हम देखते हैं। तो यहाँ बच्चे हमने ये देखना है कि जितना मोमेंटम बिफोर कोलिजन है उतना ही आफ्टर आएगा। ये हमने प्रूफ भी करना है। तो पहले बच्चे मैं स्टेटमेंट पढ़ देता हूँ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की। द टोटल मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम। यहाँ बच्चे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आइसोलेटेड सिस्टम का, क्योंकि अगर सिस्टम आइसोलेटेड नहीं है तो ये कभी भी लॉ जो है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। कहता है कि रिमेन्स कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब बच्चे ना वो इंक्रीज होगा ना वो डिक्रीज होगा। कब कब? बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन। जितना मोमेंटम बिफोर कोलिजन है उतना ही वो आफ्टर कोलिजन भी आएगा। अब ये देखते हैं, ये बच्चे हमारे पास दो बॉल जा रही हैं। इस बॉल का अगर मैं मोमेंटम देखता हूं तो ये मेरे पास बनेगा m1v1। बच्चे सिंपल सी बात है ना, मोमेंटम का फार्मूला तो p इज इक्वल टू mv। तो इसका मैस m1, इसकी वेलोसिटी v1। अगर हम ये देखें तो बच्चे इसका मैस आएगा m2 और इसकी वेलोसिटी आएगी v2 हमारे पास। देखें इसका टोटल मोमेंटम, दोनों बॉलें जा रही है सेम डायरेक्शन में, तो हमारे पास एक की वेलोसिटी v1, दूसरे की v2, एक का मैस m1, दूसरे का m2। तो इसका जो मोमेंटम है ना, टोटल बिफोर कोलिजन दोनों को ऐड कर दे तो ये मोमेंटम बनेगा m1v1 प्लस बच्चे बनेगा m2v2, क्योंकि इसका मोमेंटम आ रहा है m1v1 और इसका आ रहा है m2v2। तो जो टोटल मोमेंटम आएगा वो दोनों को ऐड करके आएगा, उसका फार्मूला बनेगा m1v1 प्लस क्या आएगा m2v2। अब सेम बच्चे इसी तरह देखिएगा, बॉल है ये बिफोर कोलिजन। अब बिफोर कोलिजन जो है उसके बाद ये स्ट्राइक की ड्यूरिंग कोलिजन, इसके बाद आफ्टर कोलिजन। आफ्टर कोलिजन जो है ना, इसकी वेलोसिटी होगी v1 प्राइम और इसकी वेलोसिटी होगी v2 प्राइम। प्राइम का मतलब आफ्टर कोलिजन है। इसका बच्चे मोमेंटम निकालना सिर्फ बॉल 1 का आफ्टर कोलिजन। तो हम इसका मैस मोमेंटम निकालने के लिए इसके मैस m1 को बच्चे इसकी वेलोसिटी v1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सेम m2 को v2 प्राइम से मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो हमारे पास दोनों बॉल का मोमेंटम आफ्टर कोलिजन आ जाएगा। अब देखें, दोनों का जब मोमेंटम ऐड करेंगे तो ये टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन है। तो ये आता है बिफोर कोलिजन मोमेंटम और ये आता है आफ्टर कोलिजन। इक्वल आता है, ना इंक्रीज होगा ना डिक्रीज होगा, लेकिन कंडीशन क्या है कि सिस्टम आइसोलेटेड होगा। अब ये आइसोलेटेड समझ रहे हैं, उसके बाद हमने बच्चे इसकी डेरिवेशन समझनी है। तो ये मैं एक दफा डायग्राम आपको फिर एक्सप्लेन करूंगा। बच्चे देखिएगा आइसोलेटेड क्या होता है। आइसोलेटेड ऐसा सिस्टम है, फर्ज करें बच्चे एक रूम के अंदर आप बैठे हैं, यहाँ लेट्स सपोज बाहर से कोई फोर्स एक्ट ना करे, आप सिस्टम के अंदर आइसोलेटेड अलग होके बैठे हैं, तो आप भी एक आइसोलेटेड सिस्टम है। ऐसा समझ लें कि जिसके ऊपर बाहर से कोई फोर्स अमल ना करे, ना ग्रेविटी की ना फ्रिक्शन की, उस सिस्टम का बच्चे नाम आता है आइसोलेटेड सिस्टम। तो आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है कि कह रहा है कि अ सिस्टम ऑन विच नो एक्सटर्नल एजेंसी एक्ट एनी फोर्स, कि जिस पे बाहर से कोई फोर्स अमल ही ना कर पाए, उस सिस्टम को बच्चे हम नाम देते हैं आइसोलेटेड सिस्टम का। यानी मैं ये कह सकता हूं इस केस में बच्चे एक्सटर्नल फोर्स मेरे पास जीरो आएगी। अब देखिए बच्चे, अगर फोर्स नहीं लगेगी तो एक्सेलरेशन पैदा नहीं होगा। अगर एक्सेलरेशन पैदा नहीं होगा तो वेलोसिटी में चेंज नहीं आएगा। अगर वेलोसिटी में चेंज नहीं आएगा तो मोमेंटम में भी चेंज नहीं आएगा। तो हम ये कह सकते हैं बच्चे, मोमेंटम जो है ना वो सिस्टम का हमारे पास क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो ये इसका एमसीक्यू भी याद रखना। इसके लिए बच्चे एक एग्जांपल है कि गैस का कंटेनर है या सिलेंडर वगैरह, उसमें गैस बंद है, उसके अंदर टेम्परेचर फर्ज करें 10 केल्विन है।
अब ना उसको आप गर्म कर रहे हैं ना ठंडा कर रहे हैं, तो ना बच्चे उसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा ना डिक्रीज होगा। तो उस केस के अंदर जो गैस का सिलेंडर है ना बच्चे, वो आइसोलेटेड सिस्टम है, क्योंकि उसका टेम्परेचर कांस्टेंट है, उसकी काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट है, तो उसमें हम बाहर से कोई भी चीज ऐड नहीं कर पाएंगे। उस सिस्टम को हम नाम देंगे आइसोलेटेड सिस्टम का। लेकिन बच्चे रियल लाइफ के अंदर आइसोलेटेड सिस्टम जो है ना वो एग्जिस्ट हमारे पास नहीं करता, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि हम उसको नियरली इक्वल टू जो है वो सपोज कर सकते हैं आइसोलेटेड के। इसी तरह ही टू हार्ड बॉल की एग्जांपल है, तो ये भी हम आइसोलेटेड सिस्टम सपोज कर लें, क्योंकि हमारे पास वन डायमेंशन है, लेकिन रियल टाइम इसकी एप्लीकेशन नहीं होती, क्योंकि हम फ्रिक्शन को मिनिमाइज तो कर सकते हैं, 100% खत्म नहीं कर सकते। तो ये बच्चे एग्जांपल थे कि आइसोलेटेड सिस्टम हमारे पास क्या आता है, और जो गैस का सिलेंडर है वो एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये एमसीक्यू आपने याद रख रहे हैं, वो आइसोलेटेड सिस्टम आएगा। अब ये बच्चे एग्जांपल है, इसमें दो बॉल जा रही हैं, पहली का बॉल का मैस m1 v1 वेलोसिटी, इसकी दूसरी का m2 v2। ये कंडीशन है बिफोर कोलिजन। बच्चे बिफोर कोलिजन कब होगा? अब हम चाहते हैं कि ये बॉल जो v1 है ना, m1 है, ये जाके m2 से टकराए। तो बच्चे m1 m2 से तभी ही टकरा पाएगी अगर इसकी वेलोसिटी उससे ज्यादा होगी, यानी हम ये कह सकते हैं अगर v1 बच्चे ग्रेटर देन आ जाए v2 से, तो ये काम तभी पॉसिबल है। अगर पीछे वाले की वेलोसिटी कम होगी, आगे वाले की ज्यादा होगी, तो ये तो कोलिजन हो ही नहीं पाएगी। अच्छा, ये था बच्चे बिफोर कोलिजन केस। अच्छा, ये टकराती हैं, टकराने के दौरान जो है ना बच्चे, रेड बॉल जो है m1 है, ये m2 पे भी फोर्स लगाएगी, और m2 आगे m1 पे भी फोर्स लगाएगी, यानी हर एक्शन का रिएक्शन होगा इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ऑपोजिट इन डायरेक्शन। अब देखिएगा जो f है ना, ये m2 पे लग रही है लेकिन लगा m1 रहा है, एफ प्राइम m1 पे लग रही है लेकिन लगा m2 रहा है। तो ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। फर्ज करें बच्चे दो बॉल टकराई हैं, तो पहले की जो फोर्स है ना वो दूसरे पे जो लग रही है, और दूसरे की जो पहले पे लग रही है, डायरेक्शन ऑपोजिट है लेकिन मैग्नीट्यूड सेम है। तो ये न्यूटन का थर्ड लॉ भी आता है कि हर एक्शन का क्या होता है, रिएक्शन इक्वल इन मैग्नीट्यूड और ऑपोजिट इन डायरेक्शन। तो मैंने लिखा है एफ प्राइम इज इक्वल टू बच्चों नेगेटिव एफ। अच्छा, यहाँ पे टकराने के बाद फिर वो सेम डायरेक्शन में वन डायमेंशन में मूव कर रही है। अब देखिए टकराने के बाद इसकी वेलोसिटी बढ़ गई, हम कहते हैं इसकी कम हो गई है, तो ये आएगा v2 प्राइम बड़ा आएगा बच्चों v1 प्राइम से। तो ये कंडीशन आपने याद रखनी है बच्चे, बिफोर कोलिजन की, ड्यूरिंग कोलिजन की, और ये आफ्टर कोलिजन की। तो ये तीन पॉइंट आपको पता होने चाहिए कि बिफोर कोलिजन का मतलब क्या है, ड्यूरिंग कोलिजन का मतलब क्या है, और आफ्टर कोलिजन का मतलब क्या है। अब बच्चे हम लोगों ने चेंज इन मोमेंटम पढ़ना, थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दूं। बच्चे देखिएगा, फोर्स जो है ना, ये एक्सेलरेशन और मास का प्रोडक्ट आता है। जो एक्सेलरेशन है ना बच्चे, इस क्वांटिटी को आप लोग कहते हैं चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम टेकन। एम डेल्टा वी, इस क्वांटिटी का बच्चे नाम आता है चेंज इन मोमेंटम। तो फोर्स इज इक्वल टू आती है चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। तो यहां मैं लिख सकता हूं कि फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम टेकन इज इक्वल टू आएगा चेंज इन मोमेंटम। ये बात आपने याद रखनी है। आप जब भी बच्चे फोर्स को टाइम से प्रोडक्ट करेंगे तो वो क्वांटिटी आती है चेंज इन मोमेंटम। तो ये फार्मूला बच्चों याद रखिएगा कि फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम टेकन, बच्चे चेंज इन मोमेंटम को आप लोग कहते हैं एम वी एफ माइनस एम वी आई। तो ये ऊपर एरो आएगा हमारे पास। तो ये बच्चे चेंज इन मोमेंटम का या फोर्स इनटू टाइम या इंपल्स का फार्मूला भी आता है कि फोर्स और टाइम इज ऑलवेज इक्वल टू एम वी एफ माइनस एम वी आई। तो ये बच्चे दो फार्मूले सिर्फ यूज होने हैं, बाकी बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा पॉइंट नहीं है, लेकिन इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट। बच्चे अब हमने निकालना है चेंज इन मोमेंटम ऑफ फर्स्ट बॉल, बहुत अहम पॉइंट। चेंज इन मोमेंटम का फार्मूला है एम वी एफ माइनस एम वी आई, लेकिन फोर्स इनटू टाइम। बच्चे मान लीजिएगा दो बॉल टकराएंगे, हम लोगों ने न्यूटन का थर्ड लॉ पढ़ा है कि जितने टाइम के लिए एक्शन है उतने के लिए रिएक्शन है, तो दोनों का बच्चे टाइम टी ही आएगा। अब बच्चे यहाँ पे क्या होगा कि एफ प्राइम और एफ दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है, लेकिन एफ प्राइम m1 पे लग रही है। तो बच्चे जो चेंज इन मोमेंटम वो कहता है जो फोर्स लग रही है और जितने टाइम के लिए लग रही है, दोनों का प्रोडक्ट करें तो वो चेंज इन मोमेंटम। अब देखिएगा बच्चों यहाँ पे क्या होगा कि m1 पे कितनी फोर्स बच्चे लग रही है, तो ये लग रही है एफ प्राइम। ये बात बहुत अहम है बच्चों, एफ प्राइम फोर्स लग रही और कितने टाइम के लिए लग रही, मल्टीप्लाई कर दे बच्चे टी के, इज इक्वल टू एम वी एफ। बच्चों ये बात सुनिएगा, अब देखें एम वी एफ माइनस बच्चों आएगा एम वी आई, इनके ऊपर पहले मैं एरो लगा देता हूं, ये बात समझ लीजिएगा।
ये मैथ है बच्चों m1, तो यहां पे भी m1 ही आ गया। बड़ी अहम बात सुनिए, हम 1 का निकाल रहे हैं तो यहाँ m1 आएगा, यहाँ v1 की ही फाइनल वेलोसिटी आएगी। अब देखिएगा, ये है बच्चे इनिशियल कंडीशन और ये आ रही मेरे पास फाइनल कंडीशन। तो v1 की दो वेलोसिटी है, एक v1 है, एक v1 प्राइम है। तो ये फाइनल वेलोसिटी है और ये उसकी इनिशियल वेलोसिटी है। तो मैं यहां लिखूंगा v1 प्राइम माइनस v1 सिंपल। तो ये बच्चे आ जाएगा v1 प्राइम और v1। तो ये बच्चे मैं नाम दूंगा इसको इक्वेशन नंबर 1 का। ये बात बड़ी अहम बच्चों सुन ले, अगर हम 1 का मोमेंटम चेंज निकालेंगे तो 1 पे लगने वाली फोर्स जितने टाइम के लिए लगेगी इज इक्वल टू m1 v1 प्राइम माइनस m1 और v1। अब सेम आपने बच्चों चेंज इन मोमेंटम निकालना है बॉल 2 के लिए। अब देखिएगा, बॉल 2 पे बच्चे जो फोर्स लग रही है वो F लग रही है। तो यहां लिख सकते हैं हम F मल्टीप्लाई बाय T इज इक्वल टू बच्चों ये आएगा m2 v2 प्राइम माइनस m2 और v2। ये बात बच्चों सुन लीजिएगा, जब मैं m2 लिख रहा हूं तो यहाँ सारे ही m2 v2 आ रहे हैं, लेकिन प्राइम पहले सिंपल बाद में। यहाँ m1 v1 आ रहे लेकिन प्राइम पहले सिंपल बाद में। तो यहाँ गलती ये नहीं करनी कि v2 में से v1 माइनस कर दें, v2 प्राइम में से v1 प्राइम को माइनस कर दो, बच्चे आपको क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो ये याद रखिएगा बच्चों, ये आपने गलती दोहरानी नहीं है, ना ही ये गलती करनी है। अब हमारे पास दो चीजें आ गई, f इंटू टी भी आ गया और f प्राइम इंटू टी भी आ गया। तो बच्चे हम इन दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे। अब देखिए इक्वेशन 1 आ गई, इक्वेशन 2 आ गई। अब मैं इक्वेशन 1 को बच्चे इक्वेशन 2 के अंदर ऐड कर दूंगा। तो जब मैं ऐड करूंगा तो लेफ्ट साइड बच्चे लेफ्ट साइड में ऐड हो जाएगी और राइट साइड में। अब देखिएगा बच्चों क्या होगा, f प्राइम मल्टीप्लाई बाय टी प्लस f मल्टीप्लाई बाय टी। तो ये मैंने लिखा f प्राइम इंटू टी प्लस f इंटू टी। तो ये बराबर है m1 v1 प्राइम माइनस m1 v1 प्लस बच्चों आया m2 v2 प्राइम माइनस m2 v2। यहां तक बच्चों क्लियर है? यहां से दोनों से t कॉमन चला जाएगा, t कॉमन आ गया। तो बच्चे यहां बचा f प्राइम प्लस f। अब मैं यहां बच्चे f प्राइम की वैल्यू पुट कर सकता हूं, f प्राइम बराबर आ रहा है माइनस f के। तो यहां बच्चे मैं वैल्यू ऐसे लिखूंगा माइनस f प्लस f और बाहर t आ जाएगा। तो बच्चों ये f से कैंसिल हो गया तो ये 0 बच जाएगा। सेम देखें, f प्राइम की जगह मैंने माइनस f पुट किया, प्लस f कैंसिल हो गया 0 आ गया, तो ये वाली 0। तो बच्चों यहाँ बचा m1 v1 प्राइम माइनस m1 v1 प्लस m2 v2 प्राइम माइनस m2 v2। तो बच्चे ये 0 आ गया। अब देखिएगा ये इस साइड पे बच्चे माइनस हो रहे तो इस साइड पे आके प्लस हो जाएगा, ये भी इस साइड पे आके प्लस हो जाएगा। ये दो टर्म ये मैं सर्कल कर रहा हूँ और ये बच्चे सर्कल कर रहा हूँ। अब देखिएगा m1 v1 इधर आके प्लस हो गया, तो ये बना बच्चों m1 v1 प्लस बना m2 v2 इज इक्वल टू बन रहा है m1 v1 भी इधर m2 v2 इज इक्वल टू m1 v1 प्राइम प्लस बच्चों बना m2 v2 प्राइम। तो ये हमारे पास बना m1 v1 प्लस m2 v2। टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू m1 v1 प्राइम प्लस m2 v2 प्राइम। ये है टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो जितना मोमेंटम बच्चे बिफोर कोलिजन है सिस्टम का, सेम उतना ही मोमेंटम आफ्टर कोलिजन भी आ रहा है। तो ना मोमेंटम इंक्रीज हो रहा है ना डिक्रीज हो रहा है, लेकिन ये तब है जब बच्चे सिस्टम आइसोलेटेड है। अब सवाल ये कि बच्चों दो फोर्सेस तो लग रही हैं, सिस्टम के इंटरनल फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। मैंने यहाँ पे लिखा है सिस्टम पे एक्सटर्नल कोई फोर्स एक्ट ना करे उस सिस्टम का नाम आइसोलेटेड होता है। तो ये बच्चों आइसोलेटेड सिस्टम ही है। इसको ये ना समझे कि यहाँ सर फोर्स लग गई है ये तो आइसोलेटेड नहीं रहा, ऐसा नहीं है बच्चों। तो ये सिस्टम आइसोलेटेड सिस्टम है क्योंकि इंटरनल फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, एक्सटर्नल नहीं है बच्चों। लास्ट पॉइंट है इन ऑपोजिट डायरेक्शन। बच्चों कभी कभी न्यूमेरिकल या एग्जांपल में वो कहता है टू बॉल आर मूविंग टुवर्ड ईच अदर, ऐसा क्वेश्चन लिखा होता है कि टू बॉल आर मूविंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। तो बच्चे यहाँ पे प्लस का साइन बिफोर कोलिजन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ये दो बॉल हैं, दोनों ही सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, तो इसका बच्चे मोमेंटम बना m1 v1 और इसका बना m2 v2। दरमियान में प्लस इस वजह से है कि दोनों की डायरेक्शन ऑफ मोशन सेम है। अगर बच्चे ऐसा हो जाए कि बिफोर कोलिजन दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रही हैं, तो यहां बच्चे आएगा फिर m1 v1, तो यहां बच्चे आएगा माइनस m2 v2। बिफोर कोलिजन नेगेटिव साइन तब आएगा अगर वो टकराने से पहले ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रही है। हाँ, टकराने के बाद बच्चे साइन आपने हमेशा ही पॉजिटिव लगाना है, अगर नेगेटिव आना हुआ तो वो खुद न्यूमेरिकल के आंसर में आ जाएगा। मसलन देखिएगा दो बॉल आ रही हैं ऐसे बच्चों,
बिफोर कोलिजन m1 v1 माइनस m2 v2। अब टकराने के बाद हमें नहीं पता कि वो ऑपोजिट में जाएंगी या वो सेम डायरेक्शन में चली जाएंगी। अगर वो सेम डायरेक्शन में जाएंगी तो फिर तो टकराने के बाद उसने अपनी डायरेक्शन एक बॉल की तो चेंज होगी, दूसरे की चेंज नहीं हुई। लेकिन अगर बच्चे ऐसे टकरा के ऐसे जाएं तो फिर दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगी। इस वजह से बाद वाला साइन बच्चों नेगेटिव आएगा या वो पॉजिटिव आएगा, वो न्यूमेरिकल खुद जनरेट कर देगा। हमें बाद वाले साइन को नेगेटिव नहीं करना, हमें पहले वाले साइन को नेगेटिव करना। तो ये न्यूमेरिकल के अंदर अगर आपको लाइन मिल जाए, टू बॉल आर मूविंग टुवर्ड ईच अदर या इन ऑपोजिट डायरेक्शन, देन व्हाट विल बी द मोमेंटम, बच्चों ये वाला फार्मूला एप्लीकेबल होगा। ये था बच्चों आज का हमारा लॉन्ग क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, बहुत अहम डेरिवेशन थी बच्चे, हमने बड़े आसान से मेथड से की है। इसमें से कोई कन्फ्यूजन है तो आप बता सकते हैं। मजीद वीडियोज़ के लिए मेरा यूट्यूब चैनल देखते रहें, आपको लेक्चर मजीद अपलोड होते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल।